नमस्कार, मैं मंथन वंचित मिशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। मुंबई में घर लेना हर आमो खास का एक सपना होता है और वो उसे पूरा भी करता है। पर क्या होता है जब वो सपना बुलडोजर के तले रौंद दिया जाता है, चूर चूर कर दिया जाता है। मासूमों की चीख पुकार, ये सब अगर आप नहीं जानते तो आइए देखिए काशीमीरा गांव में क्या हुआ कुछ मासूमों के साथ। 300 घर रौंद दिए गए बुलडोजर के तले। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे समक्ष कुछ वरिष्ठ हैं, तो आइए उनसे चर्चा करते हैं। सर, पहला प्रश्न आप तीनों से ये है कि आप तीनों कौन सी पार्टी से हैं और आप तीनों का शुभ नाम क्या है? मैं महेंद्र कामले वंचित बहुजन आघाड़ी से बिलोंग करता हूँ। मैं रामभवन वाल्मीकि शर्मा, शिवसेना उप शहर प्रमुख, हाईवे विभाग। मी के ठोकर, वंचित बहुजन आघाड़ी, ठाणे जिल्हा सदस्य। सर, हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आप कितने वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं आप? मैं काशीमीरा में 1993 से रह रहा हूँ। मैं 29 दिसंबर 1992 को मुंबई में मेरा यहाँ आना हुआ और 1993 से मैं सोशल फील्ड में हूँ। आपके सवाल के मुताबिक बॉम्बे परिसर का जो हमारा एक्सपीरियंस है, तो हम लोग बेसिकली महाराष्ट्रियन होने से हम लोगों को 1986 से जब मैं समझता हूँ तब से है, लेकिन मीरा भाईंदर में तो 2004 से हम लोग रहते हैं। मैं मीरा भाईंदर में 1991 में आया हूँ और मैं महिंद्रा में काम करता था। और यहाँ पे जब आया मैं तो भारी बहुजन महासंघ माननीय बाला साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में यहाँ पे मैं पहला मीरा भाईंदर शहर जिला अध्यक्ष बना और वहाँ से तभी से मैं यही कार्यकर्ता करके और लोगों की समस्या के मैं हल करता हूँ। बहुत ही खूब धन्यवाद सर। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि आप सब बखूबी परिचित हैं पूरे महाराष्ट्र की जड़ों से और आप सारी समस्याओं को समझते हैं। तो चलिए अब हम रुख करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सर, सन 1995 में मीरा भाईंदर विभाग में महाराष्ट्र शासन ने आरक्षित भूखंड घोषित किया था। तो इस दौरान हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आरक्षित भूखंड क्रमांक 364, 365 एवं 367 इस भूखंड में आपने पहले कभी भी इस प्रकार की महानगर पालिका से कोई तकरार की है? आपका सवाल बहुत ही सराहनीय है। 1995 में डीपी अंतर्गत मीरा भाईंदर महापालिका तैयार की है और 1996 में उसका आरखड़ा तैयार करके और उसको गैजेट जो बोलते हैं महाराष्ट्र राज्य, जो वहाँ पे पुणे में इसका गैजेट होता है, तो राज्यपत्र में 1997 में हुई। 97 में डीपी बनने के बाद वहाँ के स्थानीय नगर सेविका ज्योत्सना हसनाले पहली बार नगर सेविका चुन के आने के बाद में वहाँ पे काम करते रहा। लेकिन एक आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले 2005 के पहले मीरा भाईंदर महानगर पालिका को TDR देने का, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट करके बोलते हैं, वो अधिकार नहीं था। स्वर्गीय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री विलासराव जी देशमुख ने 2005 में मीरा भाईंदर को एक अधिकार दिया कि FSI के बाद, पहले FSI खाली मिलती थी, यानी आपकी ज़मीन है और ज़मीन के में बिल्डिंग बना रहे हैं, यदि उसके बगल में रोड है या गार्डन है तो उसकी ज़मीन को आपको उसी पे FSI मिलेगा। लेकिन TDR से क्या हो गया कि उस ज़मीन का मुबदला
उस ज़मीन का मुबदला के रूप में आप उस ज़मीन का टीडीआर ले सकते हैं। तो टीडीआर दूसरी इमारतों पे, जैसे 4 महले का इमारत है तो उस पर 6 महले का इमारत करने के लिए वो जो 2000 फुट या 1500 फुट या 1000 फुट जो टीडीआर मिलता है, वो जिसको मराठी में या हिंदी में बोलेंगे तो विकास हक प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो सर्टिफिकेट देते हो। सर्टिफिकेट आप महापालिका में सबमिट करेंगे तो दूसरी जगह पे वो टीडीआर वापर सकते हैं। तो 2005 में आई। उसके बाद से हमारा ये ध्येय रहा, आपको पता होगा या शायद नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ कि इसी के तहत साई कृपा कॉम्प्लेक्स में आरक्षण क्रमांक 360 है, वहाँ पे गार्डन बनाने का काम किया। और उप महापौर स्टीवन मेंडोसा, उस टाइम पे हम लोग गिलबर्ट मेंडोसा, इस मीरा भाईंदर के लाडले सेठ हैं, उनके नेतृत्व में काम किया करते थे। और उस टाइम पे बनाए उप महापौर स्टीवन मेंडोसा जी के हाथों से उद्घाटन हुआ। उसके बाद से उस एरिया में न एक खेल का मैदान बना, न एक गार्डन बना। और 2012 में मैं वापस उसका पाठ पुरावा कर करके और 2009-10 से ही कर रहा हूँ। इसका नतीजा है कि जो आरक्षण क्रमांक 365 है वो खेल का मैदान है और उसका सर्वे नंबर है 86 का 2 और 87 का 1, जो कि आप जाएंगे तो जो मांडवी पाड़ा की टर्निंग है, उस टर्निंग पे आज कुछ बुद्ध विहार वगैरह का कुछ बोर्ड लगा हुआ है, बुद्ध विहार वगैरह का बोर्ड लगा हुआ है। वो ज़मीन जो है ना 87 का 1, वो स्कूल आरक्षण है और वो ज़मीन महापालिका के नाम से है। 2010 में वो ज़मीन हुई है। और जो अनिल भोसले नगर सेवक जो रह रहे हैं वो 87 का 2 है। वो 87 का 2 में 28 गुंठा ज़मीन महापालिका के नाम है। उसको मैंने 6 महीना पहले वहाँ पे खेल का मैदान लाल मट्टी भरवा के शुरू करवाया। और 8 गुंठा ज़मीन में अभी भी सचिन महात्रे के माँ के नाम से, और सचिन महात्रे जो नगर सेवक है उनके मामा के नाम से अभी भी वो ज़मीन है, किशोर राउत करके। इसलिए वो ज़मीन पे अतिक्रमण हो चुका था पहले, इसलिए उस ज़मीन महापालिका के नाम से नहीं है। फिर और 87 का 5, उसमें से 5 गुंठा ज़मीन जो है महापालिका के नाम से है और बाकी ज़मीन उदय नायक करके हैं भाईंदर के, उनके नाम से है। ऐसे करके आपको बता दूं कि ये सारे प्रक्रिया में वहाँ पे एक जो है 86 का 2 और 3 जयनगर करके एक बस्ती बस गई उस टाइम पे। हमें भी थोड़ी सी, मैं गलती को स्वीकार करता हूँ, उतनी हमें नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। 2000 के करीब उस समय वो जयनगर एक बस्ती जो है वो 28 गुंठे में 100-125 घर बस गए। वो हमारे से गलती, बोलो हम गलती को स्वीकार करते हैं, लेकिन नगर सेविका ज्योत्सना स्नाले थी उस टाइम पे, वो बस्ती बस गई। लेकिन उसके बाद से हम लोगों को पता चला कि जब टीडीआर की देने की है तो ज़मीन मालक को मुआवजा मिलना चाहिए और उसके बदले में वहाँ पे गार्डन होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए और खेल का मैदान होना चाहिए। बहुत ही खूब सर, आपका योगदान जैसा कि आपने बताया सच में बहुत ही सराहनीय है। लेकिन एक छोटा सा सवाल जो मन में उठता है, हर आम और हर ख़ास आदमी के मन में उठता है, तकरीबन 300 घर वहाँ पर तोड़े गए हैं। तो लेकिन वो 300 घर मतलब तकरीबन हम ये समझते हैं कि अगर एक घर में 2 लोग भी रहते हैं तो 600 लोग बेघर हो गए हैं तकरीबन। तो उसके लिए क्या मतलब आगे के प्लानिंग्स हैं या आगे कैसे उस चीज़ को, वो लोग कहाँ जाएंगे, कैसे वो लोग मैनेज करेंगे सर? एक ह्यूमन ग्राउंड पे ये सवाल मैं समझ सकता हूँ कि उनकी भी गलती है कि उन्हें वो एनक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए था, जो चीज़ गलत है वो गलत है, लेकिन परंतु फिर भी एक इंसान होने के नाते वो 300 घर परिवार जो अब बेघर हैं उनके पास में क्या विकल्प बचा है, हम ये जानना चाहते हैं सर, या उन्हें क्या करना चाहिए, आपके सजेशंस इस पे चाहते हैं। आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि आपने बहुत ही मानवता वाली सवाल आपने किया है। सच है कि 300 घर टूटे हैं तो यदि 2 सदस्य भी रहते हैं तो 600 परिवार होते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन भाई बहनों को मैं बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा आगे आएँ। शिवसेना और मैं और जितने भी हमारे बगल में दोनों नेता लोग बैठे हैं, और अभी आज डिबेट के लिए बुलाया था हमारे चिकटे साहब ने लोगों को, नगर सेवक को, सभी लोगों से मिल करके मैं यही गुजारिश करूँगा कि जिन भूमाफियाओं ने इन आरक्षण क्रमांक 364 के सर्वे क्रमांक 86(4) और 86(5)(अ) और 86(5)(ब) में ज़मीन 2019 में ही महापालिका के नाम से हो चुकी थी, उस ज़मीन पे बसाए पब्लिक भूमाफिया, तो इनको टूटा है तो उसका जवाबदार वो भूमाफिया है। भूमाफिया का ज़मीन है बगल में मौजे काशी सर्वे क्रमांक 33 हिस्सा नंबर 3 और अन्य ज़मीन जो है, उन ज़मीन पे भूमाफिया को बना करके देना चाहिए और उसके लिए नगर सेवक भी उनको ये करें, प्रेशर डालें। मनपा आयुक्त साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी प्रेशर डालें, और पुलिस आयुक्त और उनके जितने भी पुलिस निरीक्षक साहब हैं, हजारे साहब हैं, पुलिस उपायुक्त अमित खाले साहब हैं, कि इस भूमाफिया के ऊपर कड़क से कड़क मौका के तहत, MCOC के तहत या तो MPDA
जिसको कहते हैं कि महाराष्ट्र प्रिवेंशन डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट के तहत इनके ऊपर MPDA के तहत झोपड़पट्टी दादा कानून के तहत कार्रवाई करें और जितने भी भूमाफिया ने इन घर बेघर करवाया है इनको वहाँ पे बसाएं। शिवसेना की तरफ से जितनी भी उनको मदद लगेगी, हमारे आमदार साहब हैं, सरनाइक साहब, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। खासदार साहब राजन बिचारे जी हैं, पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब हैं, इन सभी से हम गुजारिश करेंगे कि इन भूमाफिया द्वारा ही उनको बसाना चाहिए, क्योंकि वो भूमाफिया को फंसाया किसने है? अपना भूमाफिया ने गरीबों को फंसाया किसने? भूमाफिया ने फंसाया। और इनको संरक्षण किसने दिया है? वहाँ के नगर सेवकों ने संरक्षण दिया है, महापौर ने संरक्षण दिया है। मुझे बताइए, वो बांधकाम जो हुआ, जो घर बना, एक दिन में तो रातों रात नहीं बन गई। सभी के पक्के घर थे, उनको बिजली मिली थी, लेकिन ये सारी प्रक्रिया होने में तो 1.5-2 साल लगे। तो महापौर कहाँ थे? लोक प्रतिनिधि नगर सेवक कहाँ थे जो आज चिल्ला रहे हैं कि महापालिका ने गलत किया है? मैं मानता हूँ कि जो बेकरी से लेकर के भट्ट चाय वाले तक जो है, जिम वगैरह वाले हैं, उनके ऊपर अन्याय हुआ है, क्योंकि 1992 के वो लोग हैं और 97 में DP डिक्लेयर हुआ है, तो उनको बेचारे को पता नहीं था। लेकिन जो अभी महापालिका के नाम से ज़मीन है, उन सभी नगर सेवक को पता है। जो उस ज़मीन का जो बोर्ड लगा है बिलास नरसिंह राउत, उनके ऊपर जो है सो कि गुनाह दाखिल हो चुका है 2020 में। अभी भी उनको अंतरिम जामीन मिली है, अटक पूर्व जामीन अभी मिली नहीं है। कल 8 तारीख को तारीख है मुंबई उच्च न्यायालय में। तो इस प्रकार से इन नगर सेवक सबसे ज़्यादा दोषी हैं। इन नगर सेवकों को मैं गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि आप इन भूमाफियाओं को संरक्षण न दे करके गोर गरीब जनता के लिए आप आगे आएँ। महापालिका कहाँ से घर देगी इनको? क्योंकि महापालिका ने थोड़ी बसाया इनको, महापालिका ने थोड़ी पैसा लिया इनको। महापालिका जिसके ज़मीन का मालिक है, यदि ये TDR लेने को जाएंगे उनको मिलेगा, महापालिका को देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल उनको देना ही पड़ेगा। इसलिए वो उन गौन गरीबों को घर बसाने के लिए सभी पक्ष के लोगों से गुजारिश करता हूं, और ख़ास करके नगर सेवकों से गुजारिश करता हूं कि आप आगे आएँ, आप डबल ढोलकी वाला काम न करें, लोगों को गुमराह न करें। धन्यवाद सर। इसी में एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आम जनता है वो काफ़ी अज्ञान रहते हैं, उनको नहीं पता रहता है कि भूमाफिया किस ज़मीन पर अपना कब्ज़ा कर रहे हैं, अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। काफ़ी सारा इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होता है मुंबई शहर में। अब हर आदमी इतना एजुकेटेड भी नहीं है, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है कि वो इस चीज़ को या उस भूमाफिया के जाल में आने से अपने आप को बचा सके। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी से रोशनी इस चीज़ पर डालें कि किस प्रकार से एक आम जन भूमाफिया से बच सकता है, और भूमाफिया से बचने के लिए उन्हें किसी भी घर को खरीदने के पहले कहाँ कहाँ पर संपर्क करना चाहिए। आपने अच्छा सवाल किया। एक अपने देश में एक ये है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। तो जो लोक प्रतिनिधि, जो नगर सेवक चुन के आते हैं, तो उनका काम क्या है? खाली सिर्फ झोपड़ों से और गरीब भूमाफिया से पैसे लेकर झोपड़ा बसाना और घर बसाना। इनका नगर सेवकों का काम था कि उन गोर गरीबों जनता को जागृत करना कि भाई ये आरक्षण में है। और सभी नगर सेवकों को मालूम है, जितने भी अनिल भोसले भूतपूर्व नगर सेवक, उनको भी मालूम है। नगर सेवक से महापौर बनी ज्योत्सना हसनानी जी, उनको भी मालूम है। सुजाता पारधी हैं, उनको भी मालूम है। सचिन म्हात्रे जो लेटर बांटते हैं, उनको भी पता है। मीरा देवी यादव को भी मालूम है। आप जरा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सभी पक्ष के लोग यहाँ पे दो बैठे हुए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से आप जनता में जरा सा एक आम नागरिक जा करके बन करके जाइए, खुशी है। आपको पता लग जाएगा कि चारों नगर सेवक के 4 सलाहकार पैसा वसूलने के लिए घूमते हैं। तो सिर्फ पैसे लेने के लिए आप बने हैं क्या? इन गोर गरीबों को यदि आप बताते कि ये ज़मीन आरक्षण है, ठीक है, मानता हूँ महापालिका का आपको नहीं पता होगा शायद, लेकिन पता है वो झूठ बोल रहे हैं। मैं तो सरासर बोलता हूँ झूठ बोल रहे हैं। गार्डन की ज़मीन है, खेल का मैदान है, वहाँ पे आप न बनाएं, तब शायद वो बेचारे जनता का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। रहा सवाल मेरा, तो शिवसेना के माध्यम से हमने 2020 में दिसंबर महीने में उसी ग्रीन विलेज चौक पे, जहाँ पे भट्ट का चाय वाला है, उस ग्रीन विलेज के नाके पे आनंदी के चौक के सामने हम लोगों ने 2 दिन मेगाफोन पे चिल्ला के कहा था कि यहाँ पे शिवसेना गार्डन बनाएगी, ये गार्डन की ज़मीन है, महापालिका की ज़मीन है, महापालिका ताबे में ले, गोर गरीब जनता यहाँ पे नहीं फंसे। तो सिग्नेचर अभियान चलाया था, हस्ताक्षर मुहिम के अंदर काफ़ी लोगों ने सिग्नेचर किया था। इसमें हमारा शिवसेना का कोई दोष नहीं है। शिवसेना वहाँ विकास की धारा है, और मैंने आमदार साहब से रिक्वेस्ट किया था, शिवसेना सभी पदाधिकारी कि साहब इसके लिए फंड दीजिए। तो सरनाइक साहब ने तत्काल पत्र दिया कि 5 करोड़ रुपया ये तीनों आरक्षण 364, 365 और 367 विकसित करने के लिए मेरा 5 करोड़ रुपया निधि मैं देता हूं। इसका आप आराखड़ा तैयार कीजिए, इसका DPR तैयार कीजिए,
और इसका नियोजनबद्ध विकास करेंगे। और आपको एक बता देता हूँ, और एक आरक्षण है, शायद किसी को पता नहीं होगा, 361 और 363 और 362 कहाँ पे है वो भी नहीं किसी को पता होगा। साहिब पैलेस होटल के जो दरगाह है वहीं पे है, वहाँ पे 361, वहाँ भी प्लेग्राउंड है, लाइब्रेरी है और गार्डन है। शायद महापौर को भी पता नहीं होगा, उनको वो भी पत्र दिया हूँ मैं कि वो भी विकसित करो। जो भी बिल्डर का होगा उसका मुआवजा मिलेगा, या तो वो खुद स्कूल खुद बनाएगा, अधिकार होता है कि स्कूल वो खुद बनाए। तो इस तरह से पब्लिक को जागृत करने का काम वहाँ का स्थानिक लोक प्रतिनिधि का है, कुछ समाज सेवक का भी है। लेकिन समाज सेवक के नाते मैं तो उनको जागृत कर चुका हूँ, लेकिन भोली भाली जनता क्या होता है कि जब नगर सेवक उनके सपोर्ट कर रहे हैं तो समझते कि ये सच्चा बोल रहे हैं, ये कौन है कार्यकर्ता, ये कुछ नहीं। तो नगर सेवक यदि सपोर्ट कर रहे हैं, महापालिका भी थोड़ा सपोर्ट करे, क्योंकि जाती थी तो बोलते मराठी में थातुर माथुर, 2-4 रूम टूटते थे, 4 रूम फिर बन जाते थे, फिर 6 रूम टूटते थे, उसके जगह में 12 रूम बनते थे। आपको मालूम होगा कि अजीत मुठे उपायुक्त अतिक्रमण के थे और चंद्रकांत बोरसे साहब तत्कालीन प्रभाग अधिकारी थे, तो उनके ऊपर मनोज चौहान ने दगड़ फेंक करके जेसीपी के ऊपर हमला किया था। उस टाइम पे मनोज चौहान के ऊपर 353 सरकारी काम में बाधा और MRTP जो महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट 1962 के तहत जो होता है गुनाह, वो दाखिल किया था। उस पर मनोज चौहान जमानत पे रिहा है। ऐसे कई संगीन मामले वहाँ पे दर्ज है। नगर सेवक ने, मुझे बताओ ये चारों नगर सेवक ने कितने पब्लिक को मिलकर के जाके बोला कि हम आपके संरक्षण करेंगे, हम आपको बचाएंगे, लेकिन इस जगह पे घर मत बनाओ। तो मैं तो कहूँगा कि ये जो बेघर हुए हैं, घर से बेघर हुए हैं, इसका सर्व दोषी वहाँ के चारों नगर सेवक हैं और महानगर पालिका के प्रभाग अधिकारी और उनके नीचे के जो अधिकारी हैं वो इसके दोषी हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इसमें सर, जो सवाल मैंने किया उसके अनुरूप, जैसा सर ने बताया? धन्यवाद। आपने जो अभी सवाल किए उसके मुताबिक जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो तोड़क कार्रवाई के बाद 30 तारीख को वहाँ के लोगों ने कई समाज सेवकों को साथ में लेकर म्युनिसिपैलिटी के गेट पे आंदोलन किया। ये आंदोलनकारी लोग जो प्रभावित झोपड़ों के लोग थे, उनके साथ में इन्होंने लोगों को मकान जो टूटा था उनकी बेघर की जो हृदय द्रावक कहानी के सपोर्ट में आंदोलन किया। उसके बावजूद हमें ये मालूम पड़ा है कि हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं को पर गुन्हे दाखिल किया गया है और गुनाह दाखिल करके हमारा जो आवाज़ है, पब्लिक के साथ में जो हमारा आवाज़ है, वो आवाज़ दबाने का काम प्रशासन कर रही है। ये बहुत शर्मनाक बात है। मैं इसके तहत यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हमारे साथी शर्मा जी बोले कि हम वो जनता के साथ में हैं, लेकिन मैं ये बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये बात अगर उनके दिल से सही है, लेकिन वहाँ की जो परिस्थिति देखेंगे तो परिस्थिति के अनुसार वो जो लोग बेघर हुए हैं, वो बारिश के टाइम में बेघर होने के बावजूद उनके जो परिवार, छोटे छोटे बच्चों का एजुकेशनल या जो मेडिकल फैसिलिटीज़ था, वो मेडिकल और एजुकेशनल इक्विपमेंट उसमें सब बर्बाद हुआ। तो हमारी जो जनता है, ये अगर म्युनिसिपल आरक्षण जोन में गार्डन प्लान के हिसाब से अगर वो डेवलपमेंट करना है, तो ये बात सही है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उन लोगों का पर्यायी व्यवस्था करना चाहिए था। और व्यवस्था होने के बावजूद अगर उनके पास कोई सर्वे है तो सर्वे के हिसाब से उन लोगों को घर देना चाहिए या उनका निवारण का व्यवस्था करना चाहिए था। वो कोई भी चीज़ हुई नहीं है और वो होनी चाहिए। इसके लिए आंदोलन होएगा। पब्लिक आज भी आंदोलन करेगी, कल भी आंदोलन करेगी और वो पब्लिक के साथ में हम लोग बिल्कुल खड़े रहेंगे, क्योंकि हम लोग जो जिस राज्य घटना को मानते हैं उसका जो प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल के अनुसार हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग अगर हम भारतवासी है तो हमारा वास्तव्य करने का जो अधिकार है आर्टिकल 19 के हिसाब से हम लोग ये देशवासी है, तो देशवास में वास्तव्य करना हमारा अधिकार अगर कोई भी प्रशासन या शासन छीनता है तो हम बिल्कुल मानते नहीं है। और इसके हिसाब से जो लोग बेघर हुए उनको उनका रहवास का अधिकार मिलना चाहिए। और उसके बावजूद जो कार्रवाई की गई है वो मैं
बीच में ढोले साहब का स्टेटमेंट सुना, आयुक्त साहब का स्टेटमेंट सुना। स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि उन लोग सामने आए और ऐसा जो गलत कोई भी सस्ते भाव में घर बेचेगा वो घर लेने के पहला बहुत बार सोचना चाहिए, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। मैं तो बोलता हूँ बेचारी जनता जो है वो जनता बेचारी है और उसकी बेचारे जनता का फायदा उठाने के लिए जैसा भू माफिया लोग हैं, शर्मा साहब ने जैसा बोला कि ये लोग को बहुत लोगों का नाम लिया, उधर के लोगों ने ऐसा बना के दिया, तो पुलिस के पास ये सब रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड के मुताबिक उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। भले कोई भी भूमाफिया है या अगर उसके साथ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी या म्युनिसिपल शासन के जो नगर सेवक है उन लोग भी उसमें साथ में होने का शंका आती है। वो शंका का मेरा कहना है कि उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, भले अधिकारी है या नगर सेवक है, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई चाहिए। जो कि मैं जानता हूँ वहाँ के लोगों को पानी का सुविधा दिया था, वो म्युनिसिपल की तरफ से था, इलेक्ट्रिक सुविधा था, बहुत सारी सुविधा उनको दिया है। तो उनके पास कौन सा सर्वे था कि उन लोगों को दिया है? तो जब पहले शुरू में 150 लोग थे, 150 के 300 हो गए, 300 के ऊपर और भी हो गए होंगे, तो उन लोगों का जो घर बनाते टाइम उन लोगों ने जो किसको पैसा दिया है या उनके पास जो बॉन्ड पेपर है या बॉन्ड के हिसाब से या एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी उनका पेपर है जमा करे, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करे और उनको पक्के घर या उनके निवास का व्यवस्था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत के नागरिक हैं, उनको आप रास्ते पे नहीं फेंक सकते। मेरा एक्सपीरियंस है, घर जो बनाने वाले हैं उनको घर बनाते टाइम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नगर सेवक अधिकारी सपोर्ट करते हैं, भूमाफियाओं को सपोर्ट करते हैं, उसके बाद में सपोर्ट करने के बाद तोड़ने के लिए भी यही लेटर डालते हैं और टुड़वाने के लिए यही बोलते हैं। फिर से एक बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से टुड़वाने के बाद फिर उन लोगों को जाके सहानुभूति दर्जाते, उनको फिर से घर बनाने के लिए हम आपके हेल्प करेंगे, ऐसा भी इन लोगों का कारनामा होता है। तो मेरे पास ऐसे भी दस्तावेज है कि म्युनिसिपल नगर सेवकों ने कई झोपड़पट्टियाँ बेचारे लोगों की झोपड़े तोड़ने को बोला, बाद में उनको बसाने का भी काम करते, फिर इलेक्शन आएगा उनके प्यार से उनको प्यार मोहब्बत से उनको संभालते, फिर वोटिंग के टाइम ये लोग उनको वोट मांगते हैं, बेचारी जनता उनको वोट देते हैं, फिर उनको भरोसा लगता है कि हमारा कुछ हो जाए। तो ये सारा गलत है बिल्कुल। हम लोग ये लोगों के ऊपर नगर सेवक जो है और अधिकारी है, जो प्रशासन के अधिकारी ने अगर बेकायदेशीर काम किया है, मेरे को तो लगता है ये झोपड़पट्टी तोड़ने का काम बेकायदेशीर ही है, क्योंकि कोई भी नोटिस नहीं मिला, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो ये बेकायदेशीर काम को हम लोग बिल्कुल मानते नहीं हैं। उनको उनका अधिकार, घर का अधिकार मिलना चाहिए, उनको पर्यायी निवास का व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो जनता है ये हमारी जनता है, उनकी इतनी ताकत नहीं है तो कोर्ट कचहरी करे या उनके पास इतना नॉलेज नहीं है, तो उनको उनके लिए नॉलेज देने के लिए जो हमारा प्रावधान है, हमारे पास जो सरकारी वकील है उन्होंने उनको सपोर्ट करना चाहिए। इतना बोल के मैं आपके चैनल से ये प्रशासन को और शासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारी जनता की आप अंतिम संस्कार करने को मत देखो। हमारी जनता को इधर आपने जो गार्डन बनाने वाले हैं वो गार्डन जनता के लिए है, तो जनता को ही आप मारेंगे तो गार्डन किसके लिए? कौन सा गार्डन? क्या करने का वो गार्डन? हम लोग नहीं मानते ऐसे गार्डन को, हम लोग को नहीं चाहिए ऐसा गार्डन। जो जनता ही नहीं रहेगी तो गार्डन किस काम का? अगर प्रताप सरनाईक साहब आमदार है उस एरिया का, तो वो झोपड़े बचाने के लिए उन्होंने क्या किया या उनको पर्यायी व्यवस्था देने के लिए क्या किया? यहाँ की महानगर पालिका खाली सत्ता उपभोगने के लिए काम करती है, अधिकारी खाली किसी के इशारे पे काम करेगी, ये हम लोग नहीं मानेंगे। हमारी जनता के साथ हमारी पार्टी, हमारे बाला साहब अम्बेडकर, एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर, हम लोग उनको ये पूरा जो जानकारी वो देंगे और ये पब्लिक के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। बेचारे पब्लिक को हम लोग ऐसे ही रास्ते पे नहीं रखेंगे, हम लोग उनकी सुविधा के लिए प्रशासन के साथ झगड़ा करेंगे। जो चाहिए वो हमारे ऊपर केस करे, हमारे ऊपर कुछ भी कार्रवाई करे, हम लोग उसके लिए तैयार है। और प्रशासन को फिर से मैं विनती करता हूँ, पुलिस प्रशासन को विनती करता हूँ, आंदोलनकारियों का आवाज़ मत दबाओ, उनको पब्लिक के लिए जो काम करते हो काम करने दो। धन्यवाद। सर, काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने।
दूसरा सवाल आपसे ये है कि महानगर पालिका के बांधकाम विभाग के अधिकारी के कहने से 1966 के कलम 364, 365 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति 12 साल के ऊपर जहाँ रहता है वो जगह उसकी हो जाती है, तो क्या ये स्टेटमेंट गलत है? नहीं, गलत नहीं बोल सकते इनको। जब 12 साल के ऊपर अगर किसी का जगह पे रहवास है तो उसको उन्होंने देना चाहिए। ये कानूनी कार्रवाई के हिसाब से 2011 का भी एक अमेंडमेंट हुआ है। 2011 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके हिसाब से लोगों को घर की जो योजना है वो उनको पर्यायी व्यवस्था करने का ये गवर्नमेंट का काम है, वो उन्होंने करना चाहिए। और जो भी क्या बोलते हैं वहीवाट अधिकार है, वो वहीवाट अधिकार के हिसाब से उसकी जगह हो जाती है। वो उसकी जो भी पर्यायी डीपी प्लान के हिसाब से उनको जो डेवलपमेंट करना है, और डेवलपमेंट में कोई भी बाधा आती है तो उसको हटा के, लेकिन पब्लिक को परेशान नहीं करना है, उसको व्यवस्था करनी चाहिए। ये उनका काम है, वो करना चाहिए प्रशासन। सर, आपने जैसा कि अभी बताया कि सरकार को जिन जिन के घर टूटे हैं उन्हें घर वापस देना चाहिए, गवर्नमेंट को उसके ऊपर कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता सर कि ये जो गतिविधि की गई है इसको थोड़ा सा टाला जा सकता था? ये उचित समय नहीं है, क्योंकि एक तो मौसम की मार पहले ही जनता झेल रही है, दूसरी कोरोना जैसी बीमारी चारों तरफ फैली हुई है, उसमें भी दिन पे दिन अलग अलग म्यूटेंट आ रहे हैं। साइंटिस्ट, डॉक्टर्स भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। हमारे पास में इतनी कैपेबल मेडिकल फैसिलिटी नहीं है कि हम सबको ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर सके, और उसमें ये कि उनके घर भी टूट गए, वो आज सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। क्या ऐसा संभव नहीं था सर कि पहले उनके रहने की व्यवस्था कर दी जाती, या उन्हें पहले बता दिया जाता कि भाई इस पर्टिकुलर डेट को आपके घर या आपका रहवास स्थान आपके पास में नहीं रहने वाला है, या आपके पास में इतनी मियाद है, इतना समय है, इस समय में आप कुछ प्लान कर लीजिए, कुछ दूसरे घर आप ले लीजिए, या कुछ आप एक अलग जगह पर चले जाइए, आपके पास में बजट नहीं है तो आप कहीं थोड़ा दूर निकल जाइए। क्या ये सब संभव नहीं था? ये मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आप कुछ बताएं सर। आपका अच्छा सवाल है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने थोड़ी सी गलती की है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार, और मीरा भाईंदर महापालिका ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में एक एक्ट चलती है महानगर पालिका अधिनियम, उसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कानूनी प्रक्रिया करनी चाहिए थी। उनको 24 घंटे का या तो 1 हफ्ते का ऐसा उसको नोटिस देना चाहिए था, और या तो फिर 60 दिन की नोटिस दी जा सकती थी। तो इस प्रकार की नोटिस दे करके प्रक्रिया करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है थोड़ी, कि कुछ लोगों को नोटिस जा चुकी थी पहले, अभी नहीं। जो अभी कार्रवाई हुई इस वक्त महापालिका ने किसी प्रकार की नोटिस नहीं दी, और यहाँ पे अचानक कार्रवाई हुई है। ये थोड़ा सा महापालिका का ये जो कार्रवाई हुई है वो गलत है। रह गया सवाल पुनर्वसन का, तो मेरा ये कहना है कि देखिए, बार बार अपन घूम घूम कर करके वही विषय पे, जैसे कि ये साहब ने कहा, बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया इन्होंने व्यक्त की है कि संविधान के जो अधिकार हमको दिए, मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार दिए हैं, उस अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन हनन जो किया है इसके अंदर सिर्फ महानगर पालिका प्रशासन ही नहीं है, इसके अंदर वहाँ के स्थानिक लोक प्रतिनिधि है, हमारे जैसे समाज सेवक हैं, सभी लोग हैं उसके अंदर आते हैं। मैं अपने आप को निर्दोष नहीं देता हूँ, इन सभी लोगों को जागरूक, जैसे मैंने थोड़े लोगों को जागरूक किया उसी तरह से सभी लोग जागरूक करना चाहिए था। और एक बात कहूँगा वहाँ पे कि वहाँ की जनता बेचारी भोली भाली है। जैसे ही 3-4 बार कार्रवाई हुई है, आपके चैनल के माध्यम से बताऊँ कि वहाँ पे 3-4 कभी 8 रूम तोड़े, कभी 16 रूम तोड़े, कभी 15 रूम तोड़े, और जिस बार दगड़ फेंक हुई थी उस वक्त पब्लिक को थोड़ा सा होशियार हो जाना चाहिए था। लेकिन पब्लिक को इस तरह से वो भूमाफियाओं ने, इन लोक प्रतिनिधियों ने गुमराह किया, क्योंकि वापस बन जाता था ना, ये तोड़ के आते थे, दूसरे दिन वापस बन जाती थी। तो बेचारे भोली भाली जो जनता थी ना, वो ऐसा समझता था कि ये तो पैसे खाने के लिए तोड़फोड़ हो रही है। इसलिए पब्लिक बेचारा, भोले भाले जनता जैसे कि फंसते गई, 2 से 4, 4 से 6, 6 से लेकर के सैकड़ों से लेकर के 300 घरों तक की जनता फंसते गई, और इस दलदल में फंस चुके। जैसे क्या होता है कि भोली भाली जनता 1 लाख देता है एडवांस, फिर 50,000 देगा, 2 लाख देता, तो फिर सोचता है 2 लाख दे चुका, फिर 1 लाख देता है, फिर 3 लाख दे चुका। ऐसे कर करके बेचारे गोर गरीब जनता दलदल में फंस करके निकलने में उनको बड़ा मुश्किल जो हो गया, कारण कोई सपोर्ट नहीं कर पाया। यही, और वहाँ के उस टाइम के 2 नगर सेवक पहले के और अभी के ये जो 4 नगर सेवक हैं, ये 6 जन उसके अंदर पूरी तरह से दोषी हैं। ये जनता जनार्दन, आज भी मैं आपने बहुत अच्छी बात कही, आप पुरस्कार होइए, आप आगे चलिए। रामबंधु शर्मा, शिवसेना, वहाँ की स्थानिक शिवसेना इन जनता को न्याय देना, जो पात्र लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए आपसे एक कदम पीछे नहीं होऊंगा, आपके साथ में साथ, कंधे से कंधे, आपके पाँव में पाँव मिलाकर चलूँगा। धन्यवाद। मैं थोड़ा इसमें सुझाव देना चाहता हूँ कि इसमें जो अधिकारी लोग हैं
अधिकारी लोग तो है ही है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अधिकारी लोगों का मैं बीच में एक बालाजी खदगांवकर साहब का लेटर वायरल हो रहा था व्हाट्सएप पे, तो मैंने देखा कि चंद्रकांत बोरसे साहब को ऑर्डर किया था नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ बोरसे साहब को काजूपाड़ा का एक मैटर था, वो मैटर सॉर्ट आउट करने को नहीं हुआ था। हम लोग म्यूनसिपैलिटी को लेटर दे के मूलभूत अधिकार का हनन करने की जो गतिविधियाँ चल रही थी उसके मुताबिक हम लोग पूरा ताकत लगा के महानगर पालिका को आदिवासी पट्टे का जो रास्ता बंद कर दिया था उसको हम लोग पूरी ताकत से उसको मतलब वो किया, उसका फाइनल रिजल्ट आ गया। लेकिन महापालिका प्रशासन या शासन उन्होंने उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिया कि आदिवासी लोगों का जो वहाँ का ज़मीन है, वहाँ का रास्ता है, उनका जो मूलभूत अधिकार है उनको मिले। तो मैं यहाँ तक जो अधिकारी लोग हैं चंद्रकांत बोरसे साहब, उन्होंने उस टाइम बालाजी खदगांवकर जो आयुक्त थे उनका आदेश सही में माना है कि नहीं माना है, ये आज की प्रशासन या आज की म्यूनसिपैलिटी अधिकार क्षेत्र जो है उन्होंने उसका भी पूरा इंक्वायरी करना चाहिए। अगर नहीं किया है उन्होंने, चंद्रकांत बोरसे साहब ने वो आदेश का पालन नहीं किया है तो उनके ऊपर म्यूनसिपैलिटी ने कौन सा कार्रवाई किया है वो भी हम लोगों को वहाँ की जनता को मालूम होना चाहिए। अगर वहाँ की जनता को मालूम होने के लिए और मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि उन्होंने अगर कार्रवाई नहीं किया है, उस टाइम कार्रवाई नहीं हुई है, तो आज के आयुक्त साहब या आज की प्रशासन उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई करेगी ये भी उधर की जनता को मालूम होना चाहिए, बल्कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये लोग बाधित हुए, परेशान हुए, बारिश में भीग रहे, वो सब ये प्रशासन के वजह से भीग रहे, प्रशासन के वजह से तकलीफ में है। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसा हमारे अभी आपने जो सवाल ये किया कि आज कोरोना पीरियड में डॉक्टर या जो भी आरोग्य विभाग के अधिकारी या स्टाफ है वो परेशान है, म्यूनसिपैलिटी परेशान है। अगर कार्रवाई करते टाइम कोरोना नहीं था उस टाइम, वहाँ की जनता जो है वो कोरोना में बाधित हो जाएगी, इतना भी उनको लगा नहीं कि ये उनके घर तोड़ेंगे। तो हमारे तोड़ने की वजह से वहाँ के लोगों के ऊपर ये कोरोना प्रसारण, कोरोना संसर्ग नहीं होगा, क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो उनके ऊपर घर तोड़ने की कार्रवाई की, लेकिन उनके आरोग्य के बारे में कोरोना कालावधि का क्या प्लान किया था इन म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने, इसका भी खुलासा आयुक्त साहब करे। ये आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये खुलासा आयुक्त साहब करे। भले उन्होंने सलाह बहुत अच्छी दी है कि लोग गलत काम नहीं करें, सस्ते में घर मिले, उसके बारे में तहकीकात करें, हम भी मानते हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के कारनामे से ही ये गलत काम हो रहा है। इसलिए मैं फिर से अपील करता हूँ पुलिस प्रशासन को और महानगर पालिका को, लोगों के आरोग्य की चिंता करते हुए ये कार्रवाई, अभी कोरोना पीरियड है, बारिश है, उस टाइम में आज भी थोड़ा रुको और कार्रवाई मत करो और लोगों को जीने दो, सहारा मिलने दो। लोगों की नौकरी गई है, जॉब नहीं है, बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है, तो ऐसे पीरियड में ऐसे कालावधि में लोगों को संभालने का जो म्यूनसिपैलिटी का काम है, महानगर पालिका की गार्डन जोन की जमीन बोले तो जनता की जमीन है, कोई बिल्डर की जमीन नहीं है। तो जनता की जमीन में अगर जनता हमारी है तो जनता को संभालना म्यूनसिपैलिटी का काम है, तो उनका वो करते हुए वो निभाए, इतनी मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। मैं चाहूँगा के सर आप थोड़ी सी रोशनी डालें इस संपूर्ण चर्चा के ऊपर। हम जानना चाहेंगे आपके द्वारा कि आप क्या सोच विचार हैं। आज वंचित न्यूज़ चैनल मिशन के माध्यम से हमारे संपादक सम्माननीय संभाजी चिकटे साहब ने आज की जो समस्या हुई है इसके ऊपर रोक ठोक पत्रकार परिषद नेता लोगों की यहाँ पे मुलाकात का प्रोग्राम रखा है। संपादक साहब ने सबको फ़ोन करके बुलाया कि यहाँ पे आज रोक ठोक मुलाकात है और आप लोग यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे राम मनोज शर्मा जी, महेंद्र कांबळे जी, मैं आज जो हमारे शर्मा जी ने बताया, कांबळे जी ने बताया कि इसके ऊपर जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।
अगर कार्रवाई अगर नहीं हुआ तो मैं बोलता हूँ, मैं इस चैनल का सह संपादक हूँ के ठोकर, इनके ऊपर ये जो अन्याय हुआ है, इन लोगों के ऊपर जो अन्याय हुआ है, ये अन्याय का निवारण करने के लिए, ये हक की मांग करने के लिए हमारी वंचित बहुजन, हमारी ये वंचित न्यूज़ कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार है और इनको इनका न्याय हक दिलाएगी। इतना ही कह के मैं हमारे गणेश डोईफोड़े साहब यहाँ पे आए हैं, इन्होंने भी थोड़ा यहाँ पे अपना सुझाव रखना चाहिए। मैं यहाँ पे आए हुए सबका धन्यवाद करता हूँ। जय भीम। धन्यवाद सर। आपके इस वचन और इस कथन के बाद में डेफिनेटली लोगों के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप कुछ कहना चाहते थे सर? मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात कहें। हमारे ठोकल साहब को और कामरे साहब को शायद पता होगा कि ठाणे महानगर पालिका के तहत कुछ वर्ष पहले मुंब्रा में एक इमारतें गिरी थी, अवैध इमारत थी वो, और अवैध इमारत गिरने के बाद कुछ लोगों की वहाँ पे दर्दनाक मौत हो चुकी थी। उस वक्त वहाँ के पुलिस आयुक्त साहब ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। उसके अंदर जितने जितने लोग का इन्वॉल्व था, शामिल थे, मनपा के अधिकारी से लेकर के स्थानीय लोक प्रतिनिधि, सभी के ऊपर गुनाह दाखिल कर करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा था। तो यदि इस प्रकरण में भी यदि माननीय पुलिस आयुक्त सदानंद दाते साहब के नेतृत्व में आदरणीय श्री काले साहब, आदरणीय श्री सानप साहब और आदरणीय काशीमीरा पुलिस स्टेशन के श्री हजारे साहब इस मैटर को नज़रअंदाज न कर करके थोड़ा सा इसमें तहकीकात यदि जांच करेंगे और जांच कर करके इसमें कौन कौन दोषी है भूमाफियाओं के साथ साथ, किसके कारण से इस आरक्षण जमीन पे इतने बांधकाम हुए, इसका दोषी कौन है, किसने नज़रअंदाज किया, इन सारे यदि कार्रवाई के ऊपर यदि प्रकाश डालेंगे, अच्छी तरह से इंक्वायरी करेंगे, चौकसी करेंगे, तहकीकत में जाएंगे, तो मनपा के कई अधिकारी, वार्ड ऑफिसर से लेकर के यहाँ के लोक प्रतिनिधि और कुछ नेता और कुछ तथाकथित पत्रकार, जो पत्रकार हैं भी नहीं, वो भी पैसा लेते हैं। कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग भी पैसा लेते हैं, आई कार्ड बना लेते हैं, उसका कौन संपादक होता है, संपादक को पता भी नहीं रहता कि मेरा कोई पत्रकार है। ऐसे भी तथाकथित, जिसको हमारे भोजपुरी में छुटभैया पत्रकार कहते हैं, ऐसे लोग, राजनीतिक पार्टी के लोग, मैं ये पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ, मैं सचिव हूँ, और लोक प्रतिनिधि अपने अपने एक पिक्चर में धर्मेंद्र जितेंद्र का रोल है, वो सब लोग जाकर के वहाँ पे वसूली करते हैं। तो मेरा एक कहना है कि वहाँ के पुलिस प्रशासन भी यदि इसके अंदर यदि दखल अंदाजी करके इस पर प्रकाश डालेंगे तो इन भूमाफियाओं के साथ साथ यहाँ के लोक प्रतिनिधि और यहाँ के स्थानिक प्रशासन जेल के सलाखों के पीछे होंगे और इस प्रकार की ऐसी जो अनाधिकृत बांधकामें जो दिन रात बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर अंकुश लगेगा। मैं गौर गरीब जनता ने कहीं घर बनाया है रहने के लिए, हम उसका कभी विरोध नहीं, मेरा एक भी पत्र आपको मिलेगा नहीं। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मेरे ऊपर कितने भी लोग आरोप लगा लें, लेकिन जहाँ पे गार्डन का ज़मीन हो, स्कूल का ज़मीन हो, खेल का मैदान ज़मीन हो, जहाँ पे पुस्तकालय लाइब्रेरी की ज़मीन हो, ऐसी ज़मीन के ऊपर इस प्रकार का यदि बांधकाम होता है तो स्थानीय लोक प्रतिनिधि जो है, जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, 3000, 6000, 4000 ऐसे मतों से लोगों को चुन के देते हैं। आप उस काबिल हो, लेकिन अपनी काबिलियत को आप गटर में यदि डाल देते हो तो आपकी काबिलियत का क्या फ़ायदा है। मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है और उस नॉलेज को हम यदि सदुपयोग नहीं करते हैं तो उस ज्ञान का, उस नॉलेज का क्या फ़ायदा है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा पुलिस प्रशासन से भी हाथ जोड़ कर करके कि आप इसके तहकीकात में जाएं और इसमें जो जो दोषी हैं इनको जेल के सलाखों के पीछे भेजें। धन्यवाद। अब मैं चाहता हूं सर कि एक जो रेरा सिस्टम है, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो सरकार ने भी निकाली हुई है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी ज़मीन लीगल है और कौन सी ज़मीन इल्लीगल है। क्या वो किस प्रकार से एक अहम भूमिका निभाती है और किस प्रकार से वो सहायता कर सकती है एक आम नागरिक को ये जानने में कि ये ज़मीन उसके लिए, उसके भविष्य के लिए जो निधि उसकी मेहनत की है, जो वो इन्वेस्ट करने वाला है, वो सही जगह इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा प्रकाश रेरा के ऊपर डालें प्लीज़। अच्छा सवाल है आपका।
रेरा जो होता है ना इमारत में ज़्यादातर होती है, क्योंकि लागू होता है, क्योंकि इमारत को महापालिका से संबंधित होता है, उनको बांधकाम परवानगी मिलती है जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। लेकिन ये जो चालियाँ जो होती है ना, इसके अंदर रेरा शब्द का नहीं होता, क्योंकि चालियाँ का कोई परमिशन ही नहीं होता, कोई प्रवानगी होती ही नहीं, परमिशन नहीं होती है। इसलिए भोली भाली जनता क्या होता है, एक रूम आपने बनाया, उसे देख महापालिका ने दुर्लक्ष्य किया, लोक प्रतिनिधि ने दुर्लक्ष्य किया, तो दूसरा बनता है, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसी क्रम संख्या में बनती जाती है। इसलिए सबसे पहला जवाबदार होता है तो वहाँ का लोक प्रतिनिधि होता है। आज आप जा रहे हैं उनको खिचड़ी भूमाफिया से, वहाँ के एक लोक प्रतिनिधि हैं, अभी हो गए हैं तत्काल, पहले ये थे अभी मनोनीत हो गए हैं, भूमाफिया को बोल के खिचड़ी बंटवा रहे हैं। कल एक चैनल में सुझा कि वहाँ दाल खिचड़ी की व्यवस्था चल रही है। अरे दाल खिचड़ी उनको हक्का अपने छत छीनवा दिया है, फंसवा दिया है लोगों ने भूमाफिया को, और भूमाफिया के माध्यम से आप खिचड़ी बंटवा रहे हैं तो क्या फ़ायदा है? एक दिन खिचड़ी खाने से उसका गुजारा चलने वाला नहीं। आपने उसको बच्चों का पढ़ाई लिखाई, दवा दारू, ये सबके खर्चा कौन करेगा? तो आप उन भूमाफियाओं के खिलाफ कितने पत्र व्यवहार किए? मेरा खुला चैलेंज है, आह्वान है कि आपने उस भूमाफिया ने इस 100-300 घर बने 3 दिन में नहीं बना सर, ये 300 घर 3 साल में बना है। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि 2019 से शुरुआत की है, 20 और 21 हो गया, 3 साल में 21 भी खत्म होने का है, तो ये 2.5-3 साल में हुआ 300 रूम 250 रूम जो बने। इसका नगर सेवक को, लोक प्रतिनिधि को पता ही नहीं है, ये कहीं हमारे गले से नहीं उतरती है। और शायद कामरे साहब को और ठोकल साहब को भी और चिट्टे साहब को भी ये गले से नहीं उतरी, आपको भी गले से नहीं उतरेगी। मैंने जनवरी महीने में पत्र दिसंबर में दिया है कि वहाँ पे जहाँ जहाँ आरक्षण है उन आरक्षण के ऊपर महापालिका फलक लगाए, बोर्ड लगाए। महापौर को भी दिया हूँ, लेकिन महापौर को इस कामों में इंटरेस्ट नहीं है। जो आज 2012 के पहले जो ज्योत्सना हसनाले जी महापौर हैं, यहाँ पे मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ लेकिन कहीं कहीं लेना पड़ता है, जो उन्होंने काम किया उसके बाद महापौर बनने के बाद तो उस एरिया को भूल गए हैं। यदि फलक लगाए होते, बोर्ड लगाए होते तो वहाँ की जनता देखता रहे भाई कांदीवली से आता है, मलाड से आता है, अंधेरी से आता है, कल्याण से, डोंबिवली आता है, थाना से, देखता रहे भाई महापालिका का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, गार्डन है, नहीं लेना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी भी बता रहा हूँ, महापालिका ने बोर्ड लगाया, उस दिन कार्रवाई करने के बाद उस बोर्ड को ही भूमाफिया ने दबा दिया और भूमाफिया ने अपना बोर्ड लगा। देखिए इतनी भूमाफिया को इतनी बड़ी हिम्मत कि महापालिका का बोर्ड लगा है, सच्चा क्या है झूठ क्या है, आप अदालत में जाओ और उसके ऊपर कार्रवाई करो, चले। लेकिन उस भूमाफिया ने उस बोर्ड को गिरा दिया। और क्या बोल रहे हैं भूमाफिया मालूम है? हवा से गिर गई। एक ताज्जुब सी बात है कि बोर्ड हवा से गिर गई और आपका बोर्ड हवे ने लगा दिया। बोर्ड हवा से गिर गई मैं मान सकता हूं, लेकिन उनका बोर्ड हवे ने लगा दिया क्या? तो इस प्रकार से, और किसके बदौलत तो कर रहे हैं भूमाफिया? वहां के स्थानीय नगर सेवक के बदौलत ही वो कर पा रहे हैं। यदि उसको कहीं पे और कुछ प्रशासन, उस प्रशासन का सपोर्ट और उस भूमाफिया को यदि लोक प्रतिनिधि का सपोर्ट नहीं होवे तो नहीं हो सकता। एक साधारण मैं बात करता हूँ, चिट्टे साहब और ठोकल साहब को मालूम है, कामरे सर को शायद पता हो या ना, वहाँ पे एक मोरी भी बनाता है ना। तो इसमें से जो मेरा लेटर बांट रहे थे वो नगर सेवक का एक पीए है, गणेश डोईफोड़े को मालूम है। 200 लोगों ने वहाँ राजकुल पाड़े के लोगों ने तकरार दिया, आश्रम के इधर लोग, वो नगर सेवक मोरी बनाता है ना, तो उसके इधर भी जाकर उसका आदमी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हमको पैसा दो। तो 300 रूम बन गए और इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, महापालिका आके बार बार जा रही है, तो जाकर के जनता को आगाह करता है, विनती करता कि भाई आप यहाँ पे मत बनाओ। तो ये थे हमारे कुछ वरिष्ठ जन जिन्होंने आपको कितने विस्तार में सब कुछ बताया। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। और इन्हीं सभी वरिष्ठ जनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज वंचित के मंच पर आने के लिए। धन्यवाद।